कृत किया है या फंड उनको रिसीव हुआ है। दूसरा है कि एडेड और अनएडेड स्कूल अगर एक ही प्रेमाइसेस में चल रहे हैं, अगर प्रिंसिपल एक भी है तो उनका मैनेजमेंट तो अलग ही मानेंगे, उनके खाते दोनों स्कूलों के अलग होंगे। एक स्कूल फीस चार्ज कर रहा होगा, दूसरा स्कूल फीस चार्ज नहीं कर रहा, तो आप दोनों के प्रपत्र अलग अलग ही भरेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर वो एक ही परिसर में चल रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि उनके ऐसा नहीं हो कि टीचर्स भी एक ही पूरा पूल है उसी में से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कभी यहाँ पढ़ा रहे हैं कभी वहाँ पढ़ा रहे हैं। ऐसा केस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा केस है कि टीचर्स अलग अलग हैं और एक ही प्रेमाइसेस में चल रहे हैं दोनों स्कूल, प्रिंसिपल एक हो सकता है लेकिन मैनेजमेंट दो होंगी, इस केस में आप उनको 2 प्रपत्र ही भरवाएंगे। कथुआ से कॉल है, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हेलो कथुआ, हेलो। मैम हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल जैसे एक ही जगह पे है और हर टीचर एक ही टीचर प्राइमरी में पढ़ा रहा है, मिडिल में भी, हाई स्कूल में, और उसकी कौन सी कैटेगरी आएगी, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी? ठीक है, बताइए। एक ही स्कूल, देखिए अगर कोई ऐसे बहुत सारे टीचर्स होंगे जो क्लासेस 1 से 10 के स्कूल हैं या क्लासेस 1 से 12 के स्कूल हैं, तो वो कक्षा 6 को भी पढ़ाते हैं, कक्षा 10 को भी पढ़ा रहे हैं। जनरली कब होता है कि पीजीटीज ही जाते हैं 9, 10, 11, 12 में, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि इंटरनल अरेंजमेंट होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे, आपने देखा होगा जहाँ हमने एक सवाल है कि क्लासेस टॉट, क्या उसको हिंदी में क्या है, किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, आप किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, टीचर वाइज इन्फॉर्मेशन जब हम ये मांगते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है अधिकांश प्राइमरी, अधिकांश अपर प्राइमरी। अगर वो टीचर 50% से ज्यादा टाइम प्राइमरी या अपर प्राइमरी क्लासेस में देता है तभी यहाँ इंक्लूड होगा। अगर वो 50% टाइम प्राइमरी या अपर प्राइमरी क्लासेस में नहीं दे रहा तो उसको आप इंक्लूड ही मत कीजिए, लेट हिम बी काउंटेड इन दी हाई स्कूल ओनली। वो सिर्फ उनकी गिनती माध्यमिक कक्षाओं में ही होगी, यहाँ नहीं करें उनकी गिनती। अगर वो 50% से ज्यादा अपना समय यहाँ दे रहे हैं हमारी प्राइमरी या उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, सिर्फ तभी उन्हें काउंट कीजिए। थैंक यू। जब तक अगला प्रश्न आता है, जो मेहमान यहाँ बैठे हैं उनसे भी हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं, अगर आप लोगों में से कोई। हाँ आप बोलिए। मेरा नाम प्रेम सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ का डीयू इसमें स्कूल पर्टिकुलर्स में सीरियल नंबर 10 इसमें पूछा है नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत। दिल्ली सरकार के भी विद्यालय हैं इसमें, ना नगर पालिका में आते हैं, ना नगर निगम में आते हैं, ना नगर पंचायत में आते हैं। तो क्या ये जो स्कूल जिस लोकेलिटी में जिसके सिचुएटेड है वो देना हमें एमसीडी ज्यूरिडिक्शन का है या एमसीडी ज्यूरिडिक्शन का है, म्युनिसिपैलिटी है? नवीन, म्यूनिसिपैलिटी वाली जो बात कर रहे हैं आप, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के स्कूल, इंग्लिश में उसको म्यूनिसिपैलिटी हम पूछ रहे हैं। डेटा कैप्चर फॉर्मेट में जो 10th पॉइंट है वो है म्यूनिसिपैलिटी एरिया आपको बताना है, यहाँ पे आपको म्यूनिसिपैलिटी का नाम डालना है। देखिए कई सारे ऐसे स्कूल होंगे जब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एमसीडी ज्यूरिडिक्शन है, तो एमसीडी का एरिया माना जाएगा। देखिए यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, सिर्फ ऐसी बात नहीं कर रहे कि उनके मैनेजमेंट कौन है। मैनेज हो सकता है कोई, हम ये नहीं कह रहे कि एमसीडी मैनेज कर रहा है या एनडीएमसी मैनेज कर रहा है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन रहा है या कोई प्राइवेट रन स्कूल हो सकता है, लेकिन वो किसके अंडर क्षेत्र में आता है, एमसीडी के क्षेत्र में आ रहा है, एनडीएमसी के आ रहा है, क्योंकि दोनों में से एक ही होगा सर। ठीक है, दोनों में से एनडीएमसी होगा या एमसीडी होगा। क्योंकि अगर आप डेटा कैप्चर फॉर्मेट में देखेंगे तो 1 से लेके 11 तक जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ एरिया के ऊपर बात हो रही है। इस तरह से दिल्ली कैंट भी हमारा एक है, दिल्ली कैंट, लेकिन वो एनडीएमसी के अंडर आता है। हाँ तो आप 3 डिफाइन कीजिए, तीनों रखिए, तो अलग बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी रख सकते हैं। बैंगलोर जैसी सिटी में 4 हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, तो वो चारों डिफाइन करते हैं। There is a call from सिक्किम। एक मिनट, हाँ सिक्किम से प्रश्न आ रहा है। हाँ जी बताइए। सिक्किम, हेलो हेलो बोलिए। I'm from Sikkim. My question is that in our state, BRC and CRC are involved in full-time teaching. Since we are not being able to concentrate fully on DST and other formats, so how can we overcome to these situations? देखिए बीआरसी सीआरसी जैसा आपने बताया कि वो पढ़ाने में ही इन्वॉल्व है, फुल टाइम उनको पढ़ाना होता है। ऐसा हमने अभी कुछ वर्कशॉप जब रीजनल कर रहे थे तब भी हमारे उसमें आया था कि हमारे बीआरसी सीआरसी जो है वो, तो इसमें हमारे नज़र में ये भी आया था कि बहुत और भी जगह पर हो रहा है ऐसा कि बीआरसी सीआरसी उनको कह रहे हैं कि 100% आप क्लासेस भी लीजिए
और BRC CRC का भी काम कीजिए। लेकिन हमारा ये मानना There is है a call from कि ये काम hold on, ये please. काम पढ़ाते हुए तो ये काम कर नहीं सकते। BRC CRC तो एक ऐसी बॉडी है जो बहुत सारे लोगों को डेटा प्रोवाइड करना और इनफैक्ट जो टीचर्स को ट्रेनिंग देना होता है, हेडमास्टर्स को ट्रेनिंग और दूसरे टीचर्स को ट्रेनिंग करने का काम CRC BRC स्तर से ही किया जाता है। कुछ भी इंटरवेंशन कोई नई शुरू होती है वो BRC CRC के मार्फत ही हम उसको नीचे लेवल तक करा सकते हैं। तो हम स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ ऐसा इसमें प्रावधान करें कि BRC CRC पढ़ाने के अलावा ये बाकी काम भी ज्यादा ये तो स्टेट स्पेसिफिक इशू है और स्टेट को इसको रिजॉल्व करना है और स्टेट को डेफिनेटली CRC BRC को ये निर्देश देना चाहिए और उन्हें डाइस के कार्य में निश्चित रूप से लगाना। गुड आफ्टरनून टू होल टीम फ्रॉम MHRD एंड न्यू पा। मैं जोशी बोल रहा हूँ देहरादून से। एक जो अभी टीचर पोस्टिंग के बारे में थोड़ा डाउट है, इसमें टीचर जब तक रेस्टलाइज न हो तो उसको उसी पूर्व विद्यालय में दिखाना उचित होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए भी टीचर डिप्यूट होता है सर, 7-8 डेज के लिए भी डिप्यूट होता है। मेरा मानना यह है जहां से सैलरी उसकी निकल रही है उसी को पोस्टिंग माना जाना चाहिए, वही विद्यालय। और कुछ जोशी जी? सर थैंक्स। हम जयपुर वाले सवाल से शुरू करेंगे जो अगेन वो BRC CRC का एक तो था कि BRC CRC अगर पढ़ा रहे हैं तो ये काम कब करेंगे। जैसा कि हमने कहा हम सभी स्टेट से रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टेट ऑफिसर्स कुछ ऐसा निर्देश जारी करें कि BRC और CRC को छूट दी जाए कि वो पूरी कक्षाएं ना लेते हुए सिर्फ जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें कक्षाएं ले लें अगर कुछ बचता है। अदरवाइज इस काम को भी, इस महत्वपूर्ण काम को भी करेंगे, क्योंकि एक ही डाइज ही नहीं है BRC CRC के पास। इनफैक्ट पूरा सर्व शिक्षा अभियान का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये इनके अलावा किसी और के द्वारा हो ही नहीं सकता। हम लोग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल से बैठ के इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का नहीं कर सकते। प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन तो BRC CRC के मार्फत ही होगा। दूसरा, जोशी जी के सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि जोशी जी अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो बहुत सारी जगह पर अब ये पहले हमें पता करना पड़ेगा कि अगर कोई डिप्यूटेड है टीचर तो वो कितने समय से डिप्यूटेड है। लेकिन बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे निकलते हैं कि यू आर डिप्यूटेड टू सच एंड सच स्कूल टिल फर्दर ऑर्डर्स। आपको पता नहीं कि वो कितने दिन रहेगा, हो सकता है वो अगले महीने वापस आ जाए और हो सकता है वो 2-3 साल वापस ना आए, टीचर उसको वापस ना बुलाएं अपने पेरेंट स्कूल में। और इससे होगा क्या कि जब हम ऐसे स्कूल निकालेंगे जहां पर 0 टीचर है या जहां PTR बहुत हाई है तो ये नंबर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरनल अरेंजमेंट्स कुछ डिपार्टमेंट ने कर सकते हैं। हो सकता है उनकी नियुक्ति पूरे वैधानिक तरीके से ना की गई हो, लेकिन टेम्पररी अरेंजमेंट करके उनको अभी तो नियुक्ति करा दी गई है। इसलिए हम यही कहेंगे कि इस बार तो अभी हम सबको इन पोजीशन टीचर्स को ही गिने एज ऑन 30 सितंबर। और ऐसे टीचर्स बहुत ज्यादा नहीं होते जो टेम्पररीली पोस्टेड होते हैं, इनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं होगा। थैंक यू। देयर इज अ कॉल फ्रॉम कथुआ। यस कथुआ, हेलो वी कैन सी यू, प्लीज स्पीक। सर, जैसे किसी स्कूल में कोई पर्टिकुलर ईयर में 5 कैंडिडेट रिपीटर हैं, उसमें से 3 कैंडिडेट उसमें एडमिशन ले लेते हैं और 2 बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, उन बच्चों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? देखिए, हर स्टेट ने एक प्रावधान बनाया होता है कि अगर एक बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं आ रहा, बहुत सारी स्टेट्स में, आपके स्टेट का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स में नाम है कि बच्चा अगर 60 दिन नहीं आता तो उसका नाम रजिस्टर से काट दिया जाता है। तो हमारा ये 60 दिन के बाद रजिस्टर से नाम काटा जाता है। आपकी स्टेट में भी कुछ ऐसा ही नाम होगा। लेकिन आप ये देखिए कि स्कूल का आपका सेशन अगर शुरू हो जाता है अप्रैल में, उसके बाद अच्छा खासा टाइम होता है। अगर बच्चा लगातार 60 दिन तक स्कूल नहीं आ रहा, उसका नाम रजिस्टर में है, एडमिशन लिया था, लेकिन अगर वो लगातार 60 दिन तक नहीं आ रहा तो 30 सितंबर से पहले ही उसका नाम बच्चे का कट जाएगा। तो एज ऑन 30 सितंबर वो बच्चे नहीं गिने जाएंगे जो पिछले 60 दिनों तक स्कूलों में नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। कुछ स्टेट में 15 दिन का नाम भी है कि 15 दिन बाद ही लगातार अगर एब्सेंट रहेगा बच्चा तो नाम काट दिया जाएगा। कुछ स्टेट में नाम 2 महीने का भी है। तो ये आप स्टेट का नाम पता करके और फिर उस हिसाब से उसका बच्चे का काउंटिंग करना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग का ये एक मुख्य पॉइंट होना चाहिए कि आप ये बताएं कि किन बच्चों को गिनेंगे और किन को नहीं गिनेंगे। अब ऑडियंस में से एक प्रश्न ले लेते हैं। ये फॉर्मेट A1 है, इसमें लिखा है कुल शिक्षिका / सहायिका / दीदी। जी जी। तो इन तीनों को काउंट करें या केवल शिक्षिका ही काउंट करें? कई जगह शिक्षिका होती है नर्सरी में, उसके बाद आया होती है,